आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स जो दे रखे हैं उनमें हर एक में 2 ब्लैंक्स हैं। तो हमें बताना ये है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में दोनों ब्लैंक्स को सेम डेटा से नहीं भरा जा सकता, यानी दोनों का आंसर जिसमें अलग अलग है वो वाली स्टेटमेंट हमको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले कह रहे हैं कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे थोरैक्स की वॉल्यूम डैश होती है, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से थोरैक्स की वॉल्यूम डैश होती है। तो इसमें दोनों का ही आंसर सेम है। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग की प्रोसेस की या पल्मोनरी वेंटिलेशन की प्रोसेस की, जो कि हम जानते हैं कि कब हो सकती है। हम एयर को अपने लंग्स के अंदर कब ले सकते हैं, इंस्पिरेशन कब कर सकते हैं, जब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, यानी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो। ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमें अपने थोरैक्स की जो है वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है। वॉल्यूम बढ़ेगी तभी प्रेशर कम होगा, और इसके लिए डायफ्राम नाम की एक हमारी डोम शेप्ड मसल होती है हमारे लंग्स के नीचे की तरफ, वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैक्स की या चेस्ट की जो कैविटी है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिससे कि इंस्पिरेशन हम कर पाते हैं। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों की ही कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है हमारे चेस्ट कैविटी की, तो इसमें तो दोनों का आंसर सेम है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, तो ये भी दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। mmHg में इसको अगर हम लेते हैं तो 40 mmHg, इन दोनों ही चीज़ों की वैल्यू हमें मिलती है। हमारे इम्प्योर ब्लड में अगर ऑक्सीजन की हम कॉन्सेंट्रेशन देखें और प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की देखें तो 40 mmHg के करीब मिलेंगी दोनों ही, तो इसमें भी दोनों का आंसर सेम है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि -% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कैरी करता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो ये तो हम जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि रिवर्सिबली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है, और इसीलिए इनको कैरी करके ये हमारी बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात करें तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है, HCO3- आयंस के फॉर्म में, लेकिन 20 से 25% हम देखते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बना के भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो 20 से 25% CO2 हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर दूसरा ब्लैंक क्या दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से कितनी गुना ज़्यादा होती है, तो इसके लिए भी सही आंसर हमारा 20 to 25 है। 20 से 25 गुना ज़्यादा तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है, और इस ज़्यादा सॉल्युबिलिटी की वजह से हम देखते हैं कि इसका डिफ्यूजन का रेट भी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। तो ये भी दोनों सेम हो गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम अपना मार्क कर देंगे। इसमें दोनों ब्लैंक्स का अलग अलग आंसर है। कह रहे हैं कि हाई PCO2 ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को किस तरफ शिफ्ट करता है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से हमारा क्या मतलब है, ये एक ग्राफ होता है जिसपे हम देखते हैं कि कितना % हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो गया है, या हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन की % सैचुरेशन ले लें, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर एक सिग्मॉइड टाइप का ग्राफ मिलता है। लेकिन हम देखेंगे कई फैक्टर्स हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जिस जगह पर PCO2 ज़्यादा यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिस जगह पर ज़्यादा है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो हम कहते हैं कि हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। और उसी तरह से अगर हाई pH है, हाई pH से हमारा क्या मतलब है कि H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लो है। तो H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होती है तो ये हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ज़्यादा अगर H+ आयंस हुए तो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, परसेंट सैचुरेशन कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पर हम हाई H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि हाई pH की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब हो गया H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ऐसे में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पहले 3 ऑप्शंस में तो दोनों ब्लैंक्स का आंसर सेम है, लेकिन लास्ट वाले स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इन दोनों फैक्टर्स से अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन घट जाएगी। लेकिन अगर हम pH को बढ़ा दें, यानी H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हम लो कर दें, तो ऐसे केस में ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन पाएगा, हीमोग्लोबिन की परसेंट सैचुरेशन बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स डिफरेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों ब्लैंक्स का आंसर सेम नहीं हो रहा है, एक केस में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दूसरे केस में राइट की तरफ, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हम अपना ऑप्शन डी मार्क कर देते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।